बरसात की ठंडी रात है। गांव के हर घर में चूल्हे बुझ चुके हैं। सिर्फ राहुल के घर के बाहर एक धुंधली रोशनी कांप रही है। राहुल घर की चौखट पर खड़ा है। सामने कीचड़ से भरा रास्ता है और पीछे उसके बीमार पिता की खांसने की आवाजें आ रही हैं। महीनों से यही सिलसिला चल रहा है। दिन भर खेतों की सख्त मिट्टी खोदना और रात को गांव की दुकान पर घंटों बैठकर हिसाब किताब के पन्ने पलटना। उसकी उंगलियां स्याही से काली हो चुकी हैं। घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर है। जब वह पिता के कमरे में जाकर दवा की शीशी देखता है तो खाली शीशी की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। उसने अपनी थकान को एक तरफ रखा और पिता के सिरहाने पानी का गिलास रखा। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर जोर जोर से गिर रही हैं। राहुल ने खिड़की बंद की, लेकिन हवा का झोंका अंदर आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से दुकान के बही खाते उठाकर बैठ गया। उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं है। हर एक सिक्का जो वह कमाता है वह पिता के इलाज के लिए है। रात का सन्नाटा उसकी मेहनत की आवाज को और भी भारी बना देता है। अगले दिन शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद प्रिया गांव के कच्चे रास्ते पर राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल खेतों से लौट रहा था। उसके पैरों में मिट्टी चिपकी थी। प्रिया ने उसे देखते ही अपना छाता उसकी ओर बढ़ाया। दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। प्रिया ने राहुल के चेहरे पर जमी थकान को देखा और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसने पूछा, राहुल, तुम कब तक खुद को इन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाए रखोगे? क्या तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं है? राहुल ने अपनी नजरें झुका ली और दूर खेतों की ओर देखने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे तालाब के पानी में फेंका। उसने जवाब दिया, जब तक पिताजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते और जब तक मैं तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी जिंदगी देने लायक नहीं बन जाता, मैं रुक नहीं सकता। प्रिया ने उसकी बात सुनी और खामोश हो गई। उसने राहुल के हाथों को अपने हाथों में लिया। राहुल की उंगलियां सख्त और खुरदरी थीं, लेकिन प्रिया ने उन्हें मजबूती से थामे रखा। राहुल ने अपनी मुट्ठी भींची और आगे की ओर कदम बढ़ा दिए। वह जानता था कि रास्ता कठिन है। अगली सुबह गांव की चौपाल पर सन्नाटा नहीं था। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। राहुल जब दूध का डिब्बा लेकर दुकान की ओर जा रहा था तो उसे अपने नाम के साथ प्रिया का नाम सुनाई दिया। उसने अपना कदम वहीं रोक लिया। एक बुजुर्ग अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कह रहा था कि उसने कल रात प्रिया को गांव के उस पुराने खंडहर वाले मकान की ओर जाते देखा है। राहुल ने अपनी पकड़ दूध के डिब्बे पर और मजबूत कर ली। लोग कह रहे थे कि प्रिया वहां किसी अनजान आदमी से मिलने गई थी। राहुल ने उन लोगों की ओर देखा। उनकी आंखें तिरछी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बिना कुछ कहे वहां से नजरें फेर लीं और तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन उसके कान अभी भी उन बातों को सुन रहे थे। शाम को जब वह खेत से लौटा तो वही दृश्य फिर से उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसने अपने घर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन अंदर का सन्नाटा उसे चुभने लगा। उसने पानी का घूंट भरा, पर गला सूख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या प्रिया सच में उस खंडहर में गई थी? संदेह का एक छोटा सा बीज उसके मन में पड़ चुका था। राहुल ने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने प्रिया का नंबर डायल किया। घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कोशिश की। इस बार फोन स्विच ऑफ था। राहुल ने फोन को मेज पर जोर से पटक दिया। स्क्रीन पर एक छोटी सी दरार पड़ गई। अगले 2 दिनों तक प्रिया स्कूल नहीं आई। राहुल ने उसके घर के बाहर चक्कर लगाए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खिड़की के पास जाकर आवाज दी, पर सन्नाटा ही जवाब बनकर लौटा। गांव की गलियों में अब लोग उसे देखते ही चुप हो जाते थे। राहुल खेतों में काम करते हुए बार बार अपना सिर उठाता, जैसे वह दूर से प्रिया को आते हुए देख रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती। रातें और भी भारी हो गईं। वह अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। छत की कड़ियों को गिनते हुए उसकी आंखें थक जाती थीं, पर नींद नहीं आती थी। उसने
प्रिया के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर नजरें टिकाए रखीं, लेकिन वहां कोई पदचाप सुनाई नहीं दी। उसके मन में उठने वाले सवालों की भीड़ अब शोर मचाने लगी थी। क्या प्रिया सच में बदल गई है? क्या वह किसी और की ओर बढ़ चुकी है? हर गुजरता घंटा उसके संदेह को और गहरा कर रहा था। आधी रात को बादल गरजने लगे। राहुल उठा और उसने अपनी पुरानी टॉर्च उठाई। बाहर कदम रखते ही मूसलाधार बारिश ने उसे भिगो दिया। उसने अपने चेहरे से पानी पोंछा और गांव के किनारे स्थित उस पुराने खंडहर की ओर दौड़ लगा दी। कीचड़ में उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने जूतों को कीचड़ से बाहर निकाला और आगे बढ़ता रहा। खंडहर की दीवारें बारिश में काली पड़ गई थीं। राहुल ने एक टूटे हुए पत्थर पर पैर रखा और खुद को ऊपर खींचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी दीवार की एक दरार से छनकर बाहर आ रही थी। राहुल ने अपने कदम धीमे कर लिए। उसने दीवार के साथ सटकर चलना शुरू किया। बारिश की आवाज के बीच उसे अंदर से किसी के बोलने की धीमी गूंज सुनाई दी। वह दबे पांव उस खिड़की तक पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा आगे बढ़ाया और खिड़की के छेद से अंदर झांका। राहुल की आंखें खिड़की के उस छोटे से छेद पर टिकी थीं। अंदर का दृश्य साफ था। प्रिया एक लकड़ी की मेज के पास बैठी थी। उसके सामने एक अजनबी आदमी बैठा था। दोनों के बीच एक चमड़े का बैग रखा था। बैग आधा खुला था और अंदर नोटों की गड्डियां साफ चमक रही थीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी हथेलियों को खिड़की की चौखट पर इतनी जोर से दबाया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। प्रिया ने अपना हाथ उस आदमी की ओर बढ़ाया। राहुल का दिल धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके माथे की नसें तन गईं। वह आदमी कुछ कह रहा था और प्रिया सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। राहुल ने एक कदम पीछे लिया। उसका शरीर गुस्से और दुख से कांप रहा था। उसने अपनी नजरें हटा लीं। वह खंडहर से दूर अंधेरी गलियों की ओर मुड़ा। बारिश की बूंदें अब उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थीं। उसने अपने दांत पीस लिए। वह बिना पीछे देखे कीचड़ भरी जमीन पर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। राहुल कीचड़ में तेजी से भाग रहा था। तभी पीछे से प्रिया की आवाज गूंजी, राहुल रुको। राहुल रुका नहीं। उसने अपने कंधे झटके और गुस्से में चिल्लाया, अब क्या बचा है बोलने को? वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन प्रिया ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ में पकड़े बैग को राहुल के सामने जमीन पर रख दिया। उसने बैग की चेन खोली और राहुल के पैरों के पास उसे धकेल दिया। देखो, ये पैसे तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए हैं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि वह आदमी शहर का एक बड़ा डॉक्टर है। इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। प्रिया ने अपनी मां के गहने बेच दिए थे और स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ये पैसे जुटाए थे। उसने राहुल को सरप्राइज देने के लिए सब कुछ छुपाया था। राहुल के सामने नोटों की गड्डियां बिखरी थीं। वह वहीं जम गया। उसके हाथ, जो अभी तक गुस्से में मुट्ठियां बने थे, अब ढीले पड़ गए। राहुल वहीं कीचड़ में खड़ा रहा। उसके पैरों के पास बिखरे नोटों के बंडल बारिश की बूंदों से भीग रहे थे। उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसके गले में एक भारी गांठ बन गई थी। उसने प्रिया की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें कांप रही थीं। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखा और जोर से रगड़ा। राहुल के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और प्रिया की आंखों में देखा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैंने तुम पर शक किया। उसने फिर से कहा, मुझे माफ कर दो। उसके शब्द बारिश की आवाज में दब रहे थे। राहुल के कंधे झुक गए थे। उसने अपने हाथ धीरे से प्रिया की ओर बढ़ाए, जैसे किसी टूटी हुई चीज को संभालने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने कांपती हुई आवाज में फिर दोहराया, मैंने तुम पर अविश्वास करके बहुत बड़ी गलती की।
प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राहुल के कंधे पर रखा। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने प्रिया के सामने घुटने टेक दिए और अपना सिर उसके हाथों पर टिका दिया। प्रिया ने राहुल को धीरे से ऊपर उठाया। राहुल ने अपने घुटनों से मिट्टी झाड़ी और सीधा खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर उस डॉक्टर की ओर देखा जिसने अपना बैग समेट लिया था और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया था। राहुल ने प्रिया की आंखों में देखा। वहां अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिया की उंगलियों को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बारिश की बूंदें अभी भी उनके ऊपर गिर रही थीं, लेकिन अब वे उन्हें परेशान नहीं कर रही थीं। राहुल ने प्रिया को अपने करीब खींचा। दोनों ने खंडहर की उस पुरानी दहलीज को पीछे छोड़ दिया। वे कच्ची सड़क पर चलने लगे। उनके कदम एक साथ तालमेल में पड़ रहे थे। राहुल ने प्रिया के गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया। प्रिया मुस्कुराई और उसने राहुल के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। वे गांव की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनके घर में राहुल के बीमार पिता उनका इंतजार कर रहे थे। अब उनके पास इलाज के लिए पैसे थे और एक दूसरे पर अटूट विश्वास। राहुल ने प्रिया का हाथ और कसकर थाम लिया। वे बारिश की फुहारों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। अंधेरा छंट रहा था और उनके सामने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। संदेह की वह काली रात अब खत्म हो चुकी थी। वे दोनों एक साथ अपने घर की ओर चल दिए, जहां अब केवल उम्मीद और सुकून बाकी था।